हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाला वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में लगभग आ ही जाता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल लेंस रे ऑप्टिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग फिलहाल वही कर रहे हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उन्हीं सबकी वीडियोज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप सब बढ़िया से पढ़ सको, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा दिन अभी बचा नहीं है। ठीक है ना भाई। तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास डायग्राम रे डायग्राम रहेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बनने वाला होगा। घबराना नहीं है, मैं एक एक बात बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से रे डायग्राम को बनाना है और डेरिवेशन किस प्रकार से करना है। डेरिवेशन में एक एक स्टेप बताऊंगा कि वो स्टेप क्यों किया गया है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रे डायग्राम की। रे डायग्राम की बात करते हैं, रे डायग्राम बना कैसे। ध्यान से देखो भाई, ये हमारे पास सपोज करिए वो स्फेरिकल लेंस है। ठीक है ना। स्फेरिकल लेंस एक प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी मान सकते हो और कह सकते हो कि एक लाइट रेज भी है जो इस प्रकार से क्रॉस हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, मान लो यहां कहीं ऑब्जेक्ट है ओ, और ये इस प्रकार से यहां पर इंसिडेंट हुआ, भागे भागे दौड़ दौड़ आया और रिफ्लेक्ट होकर यहां कहीं चल के जाके इमेज बना दिया। क्या बना दिया भैया? इमेज बना दिया कि ओहो मेरा इमेज तो ये रहेगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट उठा है और जाके कहीं पे इमेज बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट पे लाइट रेज इंसिडेंट होती है ना, उसी पॉइंट पर अगर आप एक ड्रॉ खींच दो, एक ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलते हो नॉर्मल। क्या बोलते हो इसको? इसको आप कहते हो नॉर्मल। क्या कहते हो भाई? इसको आप नॉर्मल कहते हो। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि ये इंसिडेंट एंगल आई हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो जाएगा। अच्छा, ये कितना एंगल होगा हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं अल्फा। कितना मान लोगे? अल्फा। और इमेज में जो बना रहा है उसको मान लो बीटा। तो भैया एक ठोर बचा, इसके साथ क्यों हम लोग दुर्व्यवहार करें? इसको मान लो गामा। ठीक है। तो हमारे पास अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, आई हो गया, आर हो गया। एंगल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। ये हमारे पास प्रॉपर क्या बनता है? एक रे डायग्राम बनता है। इस रे डायग्राम के थ्रू हमें क्या करना होता है भाई? हमें प्रूव करना होता है। और एक बात और, यहां पर एक जो मीडियम है, मान लो कि N1 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो फिर से एयर आ गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 हो जाएगा, और बीच में जो लेंस रखा हुआ है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो N2। तो मेरे ख्याल से रफली डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें डायग्राम को बनाना है। क्लियर हो गया यहां तक? चलो भाई देखते हैं आगे। चलो, ये हमारे पास डायग्राम कहां है? वाह क्या जादू है। ये हमारे पास डायग्राम, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये हमारे पास स्फेरिकल लेंस का सरफेस हो गया। ठीक है ना। यहां से ऑब्जेक्ट की लाइट रेज गई और यहां इमेज बन गया। ठीक है ना। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ उस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको आपने क्या कहा? नॉर्मल। एक ट्विस्ट वाली बात एक और जान लीजिएगा कि जो हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं ना, मानते कि वो किस पॉइंट पे आ रहा है? ये आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सी पर आ रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ये लाइट रेस इंसिडेंट हो जा रहा है। ठीक है ना। अब करना क्या है भैया? अब चलो भाई, सब राम कथा तो हो गई है, अब शुरू किया जाए महाभारत। ठीक है ना भाई, राम कथा हो गया, शुरू करते हैं महाभारत। देखो भाई, सबसे पहले डेरिवेशन करने के लिए आपको निकालना होगा टेन अल्फा, आपको निकालना होगा टेन बीटा, आपको निकालना होगा टेन गामा। अब यहीं से आप लोग गुस्साना चालू कर दोगे, यहीं से कैसे निकालना पड़ेगा, क्यों निकाले हम, है ना, क्यों निकाले हम? तो याद रखिएगा भाई, एक बात समझो जरा। आपके पास एक शॉर्टकट ट्रिक था, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। कई लोग उसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान से रिलेट करते हैं। क्या बोलते हो भाई? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलो आपके ऊपर, जैसे आपको याद हो जाए। पहला बताता है साइन के बारे में, यानी पी बाई एच। दूसरा बताता है कॉस के बारे में, मतलब बी बाई एच। और तीसरा बताता है टेन के बारे में, मतलब पी बाई बी। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट लाइट रेज जा सकती है भाई ना, इनफाइनाइट लाइट रेज जा सकती है ना, और हर एक जो लाइट रेज है उसकी डिस्टेंस अलग अलग होगी, है ना। तो भैया ये तो फिक्स नहीं है, ये तो फिक्स नहीं है, ये फिक्स है। इतनी डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट है तो हर बार इतनी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट बैठा रहेगा, भले लाइट रेस कितनी भी जाए उससे मतलब नहीं है। यानी कि ये हमारा फिक्स वैल्यू है। ठीक है, ठीक है क्या? और ट्राइंगल में ये काम करता है बेस का। क्या काम करता है? बेस का काम करता है। अच्छा, ये क्या है? ये कह सकते हो कि ये सर ऑब्जेक्ट की हाइट को बता सकता है। इसको पीछे ला दो यहां पर, तो यहां पर आप क्या करते हो? ऑब्जेक्ट बनाते हो ना। आप जब भी इमेज फॉर्मेशन करते होगे तो यहां से ऑब्जेक्ट बनाते होगे ना, तो ये भी फिक्स होगा एक प्रकार का, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आप बताओ, हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? बेस। हमारे पास केवल परपेंडिकुलर और बेस है। और साइन कॉस टेन में कौन है जो परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बताता है? आप कह सर परपेंडिकुलर तो है, बेस नहीं है। बेस है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। यहां परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, इसीलिए हम लोग tan थीटा का यूज करते हैं। चलो भाई बात समझ में आ गई होगी क्या? ठीक है ना। साइन कॉस कैसे लिए यूज नहीं करते? क्योंकि यहां पर हमें भाई जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यूज करना है टेन का। देखो करते हैं भाई। सबसे पहले लगाएंगे टेन अल्फा। मैंने क्या बताया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी पी बाई बी, ये लगाना हमें टेन थीटा। अब बताओ टेन अल्फा लगाना है, मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, क्या हो रही है ना? एकदम आराम से समझते जाना, डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अल्फा एंगल बना रहा है क्या? बिल्कुल बना रहा है। पी बाई बी कर दो भैया। पी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एम से लेकर पी तक की डिस्टेंस, ये हो गया पी। और बी मतलब क्या हो गया? ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल दिख रहा है आपको ना। चलो, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया एमपी,
बेस बेस हो गया हमारे पास ओपी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एमपी बाई ओपी, एमपी बाई ओपी, थोड़ा दिख नहीं रहा ना, रुको कर देना सॉल्व, एमपी बाई ओपी, एमपी बाई ओपी। फिर देखो टेन बीटा, जब टेन बीटा की बात करो तो आप इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हो, है ना, इस वाले की, ये इस वाले की, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हो, है ना। तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर रूप में ये है और बेस के रूप में ये है। चलो भाई बहुत बढ़िया, यानी इसके लिए जो लगाओगे परपेंडिकुलर हो गया एमपी और बेस कितना हो गया, बेस बेस कितना हो गया, पी से लेकर आई तक डिस्टेंस, मतलब पी आई, पी से आई तक। टेन गामा कितना होगा, तो गामा ये है भैया, है ना। अब ये किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस छोटे वाले की बात कर रहा है, छोटे वाले की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जब इसके लिए आप फॉर्मुला अप्लाई करोगे टेन गामा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब एमपी और बेस मतलब पी से लेकर सी तक, मतलब कि सीपी या पीसी जो आप कहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या कर दिया भाई, टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा, तीनों चीज निकाल लिया है। एक एक स्टेप समझते जाना भाई, ताकि समझ में आए, ठीक है ना। वीडियो 5 मिनट लेंदी चला जाएगा, चले कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब जरा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, टेन थीटा हो या साइन थीटा, याद रखिएगा दोनों की मिनिमम वैल्यू के लिए ये खुद अपने एंगल के बराबर हो जाया करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर साइन में 0 रख दिया जाए तो साइन 0 के लिए कितनी होती है, 0। टेन में 0 रख दिया जाए तो टेन 0 के लिए कितनी होती है, 0। मतलब क्या हो गया कि साइन जो है अपने मिनिमम वैल्यू के लिए, क्या मतलब मिनिमम एंगल के लिए क्या हो जाएगा अपना, ये वही एंगल ही आ जाता है आंसर में। टेन भी जब मिनिमम एंगल रख दे रहे हो 0 डिग्री, तो आंसर भी 0 ही आ जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जब मिनिमम की बात हो तो उस कंडीशन में साइन थीटा थीटा के बराबर काम करता है और टेन थीटा थीटा के बराबर काम करता है, मतलब ये अपने एंगल के बराबर हो जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि 4, यहाँ लिख दे रहा हूं 4 मिनिमम वैल्यू, 4 मिनिमम वैल्यू टेन थीटा किसके बराबर भाई, थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब टेन अल्फा अल्फा के बराबर, टेन बीटा बीटा के बराबर, टेन गामा गामा के बराबर। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं क्या, कि जो टेन अल्फा इसके बराबर है, सिंपल अल्फा बराबर कह दूं मैं एमपी बाई ओपी, एमपी बाई ओपी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। तो इसी अकॉर्डिंग कर सकता हूं बीटा बराबर एमपी बाई पी आई, ठीक है क्या। फिर कह सकता हूं मैं गामा बराबर एमपी बाई सीपी, एमपी बाई सीपी। बोलो भाई, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा को आपने अल्फा बीटा गामा में तोड़ लिया है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपने बहुत ज्यादा स्टेप आपने सीख लिया है। अब देखो बस अगले स्टेप हम चलते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत होगी नहीं। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, याद रखिएगा। अगले स्टेप में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एंगल आई जो है ना इज एन एक्सटर्नल एंगल, ध्यान से देखो भाई, अब एन एक्सटर्नल एंगल, एंगल आई जो है एक्सटर्नल एंगल है ऑफ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो देखो ये जो ये दिख रही है ये वाला एंगल आई जो है वो किसके बाहर है, तो भैया इससे बन रहा है और इससे बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या, दो लाइट रेस कौन कौन सी हैं, ये और ये, यही दो हैं जो अल्फा सॉरी आई को बना रही हैं। तो मुझे बताओ, अगर ये और ये मिलकर आई बना रहे हैं, तो इससे जो बने वाला ट्राइंगल है उसी के तो बाहर होगा, नहीं उसी के तो बाहर होगा ना। तो याद रखिएगा एंगल आई किसके बाहर है, तो कह दोगे ओ एम सी, ओ एम सी, ओ एम सी। तो किसके बाहर है, तो ये है ट्राइंगल ओ एम सी के बाहर, किसके बाहर है, ट्राइंगल ओ एम सी के बाहर। और आप जानते हो कि जब भी कोई एक्सटर्नल एंगल हमारे पास आ जाता है तो क्या करता है, आई इक्वल टू कोई भी ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके सामने के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब क्या कि आई के ठीक सामने कौन कौन है, गामा और अल्फा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर में क्या दे रहा हूं इसको 1, इसको याद रखिएगा, आई इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अच्छा आपको मैं एक और एक्सटर्नल एंगल दिखाता हूं, आपको मैं एक और एक्सटर्नल एंगल दिखाता हूं, कौन सा, गामा। गामा जो है ये खुद भी क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। गामा इज एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब ये किसके बाहर है, लगाओ कॉमन सेंस, ये यहां पर बना हुआ है क्या, यहां पे बना है ना, यहां पे बना है ना। तो क्या कह दोगे भाई, ये जो बाहर है आप देख रहे हो एंगल, ये अंदर के दो सामने के सम के बराबर हो जाएगा। किस ट्रायंगल के बाहर है, तो इस वाले ट्रायंगल के बाहर है, दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, कोई भी एक्सटर्नल एंगल अपने सामने के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या यहां से कह सकता हूं क्या, कि जो गामा होगा, थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूं, क्या कह सकता हूं मैं यहाँ क्या, कि जो गामा होगा हमारे पास, ये गामा जो है ये किसके बराबर है, तो कह दूंगा मैं आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा अपने सामने के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर है, ठीक है भाई। अगर यहां से मैं आर निकालूं तो मेरे पास क्या बनेगा, गामा माइनस बीटा। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक। ये हमने क्यों निकाला भाई, क्यों निकाला वो भी सुन लो। हमें मिल गया इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर। क्या मिल गया, इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर। और जैसे ये चीज मिल जाता है, आपने पढ़ा हुआ है स्नेल का रूल, किसका पढ़ा है, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ में आपने बहुत ही प्यारी बात जानी हुई है, क्या, कि अगर मैं साइन में आई का और साइन में आर का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट, जिसको आप n21 कहते हो, है ना, n21 कह देते हो, ठीक है। या फिर n21 को आप लिख देते हो n2 बाई n1, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो भाई, अगर मैं वैल्यू पुटिंग करूं, या फिर पहले मैं एक और काम कर दूं, कि जो साइन आई है ना
वो लगभग लगभग आई के बराबर, साइन आर जो है ये लगभग लगभग आर के बराबर फॉर इट्स मिनिमम वैल्यू, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब जैसे ही अगर दोनों अपनी अपनी वैल्यूज के बराबर हो जाएंगी तो साइन आई जो होगा वो आई के बराबर है, तो आई, और साइन आर जब आर के बराबर तो आर इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एन वन ऑफ आई इक्वल्स टू एन टू ऑफ आर। कोई दिक्कत नहीं ना, जरा वैल्यू पुटिंग कर दिया जाए। जब वैल्यू पुटिंग आप करने आओगे तो क्या होगा, देखो जरा, एन वन ऑफ आई की वैल्यू बराबर एन टू ऑफ आर की वैल्यू। अभी भी आप निकाल के आ रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। देखो ध्यान से, आई की वैल्यू हमारे पास है अल्फा प्लस गामा और आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। अल्फा प्लस गामा और गामा माइनस बीटा। देखो भाई यहाँ आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा, और यहाँ क्या है, बीटा की वैल्यू गामा माइनस बीटा, है ना। आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा। जरा मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एन वन अल्फा प्लस एन वन गामा इक्वल्स टू एन टू गामा माइनस एन टू बीटा, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, अल्फा बीटा को एक तरफ, गामा को हम लोग एक तरफ कर दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एन वन अल्फा एन टू बीटा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का एन टू बीटा इज इक्वल्स टू, इधर लिखा है एन टू गामा और माइनस इधर का हो जाएगा एन वन गामा। क्या हो जाएगा भाई, एन वन गामा। चलो भाई बहुत प्यारी बात। अब देखो ध्यान से, एन वन अल्फा प्लस एन टू बीटा इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से गामा कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर बचेगा एन टू माइनस एन वन, और यहां आगे गामा हमारे पास कॉमन। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्टेप वाइज समझते जाओ भाई, घाट तो लगेगा ही नहीं आपको। फिर हमें करना क्या है, हमें दिख रहा होगा अल्फा बीटा और गामा, तो अगर हम अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू उठा के पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, अल्फा की वैल्यू कितनी भाई, एमपी बाई ओपी लिख दो, अल्फा की जगह एन वन ऑफ एमपी बाई ओपी, एक मिनट, एन वन ऑफ पहले बना दे रहा हूं मैं, प्लस एन टू ऑफ बराबर एन टू माइनस एन वन ऑफ गामा की वैल्यू, ठीक है ना। कर दो भाई वैल्यू पुटिंग। देखो अल्फा की जगह एमपी बाई ओपी, अल्फा की जगह एमपी बाई ओपी, ठीक है ना। बीटा की जगह एमपी बाई पी आई, एमपी बाई पी आई, और गामा की जगह क्या रखोगे, गामा की जगह एमपी बाई सीपी, एमपी बाई सीपी। यहां तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी तो आगे तो और भी आसान है। क्या आसान है भाई, हमें वैल्यूज देखनी है बस कि यहां पर एमपी क्या चीज है, हमें देखना है कि ओपी क्या चीज है, हमें देखना है कि एक मिनट, हमें देखना है कि एमपी क्या चीज है, यहां पर ओपी क्या डिस्टेंस है, पी आई की डिस्टेंस क्या है, और सीपी की डिस्टेंस क्या है। एमपी ओपी पी आई सीपी इन सबका हम देख लेते हैं वैल्यूज कितनी कितनी है, क्या क्या हमारे पास वैल्यूज है, याद रखिएगा। अब देखो कितना आसान हो गया, एमपी मतलब एम से लेकर पी तक डिस्टेंस, यानी कि ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट तो कुछ भी हो सकती है ना भाई, कुछ भी हो सकती है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसकी वैल्यू एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। ओपी कितनी है, ओपी मतलब ओ से लेकर पी तक डिस्टेंस, ओ से लेकर पी तक, ऑब्जेक्ट से लेकर पी तक डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाते हो किससे, यू से, किससे दिखाते हो, यू से, और लेफ्ट में तो साइन कन्वेंशन क्या है, इसको हम कैसा लेंगे, माइनस का यू, क्या कैसे लेंगे हम लोग, माइनस का यू। फिर देखते हैं पी आई क्या है, तो भाई देखो पी से लेकर इमेज तक डिस्टेंस, पी से लेकर इमेज तक डिस्टेंस वी होता है ना, राइट साइड में से ले रहेगा पॉजिटिव, और इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, वी जो कि है पॉजिटिव। सी से लेकर पी तक आप सब जानते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि कैपिटल आर, क्या कहलाएगा, कैपिटल आर, ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। जब वैल्यू आप वहां पुट कर देखो, देखो क्या कितना प्यारा आने वाला है, देखो यहां हो जाएगा एन वन ऑफ एमपी बाई सीपी, सीपी नहीं ओपी, एमपी बाई ओपी प्लस एन टू ऑफ एमपी बाई पी आई, वैसे वैल्यू पुटिंग कर डायरेक्ट में, क्या टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। एन वन ऑफ एमपी की जगह रख देंगे एक्स डिवाइड बाई ओपी की जगह रख देंगे माइनस का यू, प्लस एन टू की जगह एन टू, एमपी की जगह अगेन एक्स, और पी आई की जगह रख देंगे वी, एंड इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन, और यहां हो जाएगा एमपी की जगह एक्स डिवाइड बाई सीपी की जगह आर। बोल रहा था कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जरा ध्यान से, क्या एमपी सब में कॉमन था, एक्स सब में कॉमन है, कट जाएगा एक्स एक्स और एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो है एन वन ऑफ सॉरी एन वन अपॉन माइनस का यू प्लस एन टू अपॉन प्लस का वी, और एन टू माइनस एन वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर। और ये जो आपके पास आया है ना भैया, यही क्या है, यही क्या है, यही आपका है फाइनल आंसर। यही क्या है, फाइनल आंसर है किस चीज का, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस का। ठीक है ठीक है, मैं फिर से वो दिखा दे रहा हूं जल्दी जल्दी। ये हमारे पास
नॉर्मल हमारे पास हेडिंग था, ठीक है ना। यहां से देखोगे तो हमारे पास ये डायग्राम था, हमने कहा था कि भाई ऑब्जेक्ट शुरू होता है यहाँ पर, इमेज बना दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाया एंगल अल्फा, ये बीटा और ये बनाया है गामा। फिर आपने तीनों में टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा निकाल लिया। फिर आपने कहा कि टेन थीटा जो होता है खुद थीटा के बराबर हो जाता है, कब? अपनी मिनिमम वैल्यू के लिए। सेम साइन थीटा भी अपनी मिनिमम वैल्यू के लिए खुद थीटा के बराबर हो जाता है। तो याद रखिएगा, टेन अल्फा हो गया अल्फा, टेन बीटा की जगह बीटा, टेन गामा की जगह गामा। तो आपने इक्वेशन यहां से भी एक इक्वेशन बनाया, इक्वेशन स्टार, इसको इक्वेशन कह दो डबल स्टार, ठीक है ना, और इसको इक्वेशन कह दो ट्रिपल स्टार। ये हमारे पास तीन अलग अलग इक्वेशंस हो गए, ठीक है ना। फिर अब देखा कि आई जो एक्सटर्नल एंगल है और गामा भी एक्सटर्नल एंगल है। क्यों हमने निकाला ये वाला? ताकि हमें आई और आर मिल जाए और हम लोग क्या कर सकें, स्नेल का रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकें, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से केवल वैल्यू पुटिंग करनी है, फाइनल आपको ये आंसर लेके आना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, जल्दी से फटाक से आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, खड़े हो गए मेरे सामने। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आपसे विदा लेने वाले हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता पाएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला का हम लोग कैसे किस प्रकार से डेरिवेशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में। मेरे ख्याल से लेक्चर ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है, ठीक है, काम चल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।